अस्सलाम वालेकुम बच्चों। डॉक्टर नुसरत कुरैशी। आज हम करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में जैसे पल्मोनरी से यू कैन अंडरस्टैंड आर द लंग्स। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन में दो टाइप की सर्कुलेशन होती हैं, हाई प्रेशर लो सर्कुलेशन, लो फ्लो सर्कुलेशन और लो प्रेशर हाई फ्लो सर्कुलेशन। अब हाई प्रेशर लो पर फ्लो सर्कुलेशन कहाँ पे होती है? सिस्टेमिक आर्टीरियल ब्लड में होती है, जो को ट्रेकिया को सप्लाई करता है, ब्रोंकियल ट्री को सप्लाई करता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक। सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ द लंग्स को सप्लाई करता है, एडवेंटिशिया दैट इज द आउटर मोस्ट सपोर्ट ऑफ द पल्मोनरी आर्टरीज एंड वेन्स को सप्लाई करता है। इसके अलावा हाई प्रेशर लो फ्लो सर्कुलेशन में ब्रोंकियल आर्टरीज होती है, जो कि ब्रांचेस हैं थोरेसिक एओर्टा की, और ये सप्लाई, इसका जो प्रेशर है ब्रोंकियल आर्टरीज में, जो प्रेशर है इट्स अ हाई प्रेशर, और ये इसका प्रेशर बिल्कुल थोड़ा सा कम होता है एओर्टिक प्रेशर से। सो इट इज अ हाई प्रेशर लो फ्लो सर्कुलेशन। अब जो लो फ्लो प्रेशर हाई फ्लो लो प्रेशर हाई फ्लो सर्कुलेशन है, ये जो पल्मोनरी की या लंग्स के वेनस ब्लड है फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो कि लंग्स को आता है और एल्वियोलर कैपिलरीज में जाता है, और जहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो इस ब्लड में ऐड होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये सारी बॉडी से रिमूव करके लाता है ब्लड, वो रिमूव होती है। पल्मोनरी आर्टरीज दूसरी लो प्रेशर हाई फ्लो सर्कुलेशन है, और इसकी जो आर्टीरियल ब्रांचेस जो है वो ब्लड जो है इट कैरीज ब्लड टू एल्वियोलाई फॉर गैस एक्सचेंज। पल्मोनरी वेन्स जो है वो रिटर्न होती हैं, रिटर्न्स द ब्लड, वो ब्लड रिटर्न करती हैं टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल से सिस्टेमिक सर्कुलेशन। अब फिजियोलॉजिकल एनाटॉमी ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम। पल्मोनरी वेसल्स जो हैं, आफ्टर एक्सटेंडिंग जस्ट 5 सेंटीमीटर्स फ्रॉम बियॉन्ड द एपेक्स ऑफ द राइट वेंट्रिकल के एपेक्स से जब वहाँ से निकलती हैं 5 सेंटीमीटर के लिए एक्सटेंड करती हैं, और फिर ये जो हैं ये डिवाइड हो जाती हैं राइट और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में। राइट जो है वो राइट लंग को सप्लाई करती है, और लेफ्ट जो है वो लेफ्ट लंग को सप्लाई करती है। पल्मोनरी आर्टरी के जो वॉल्स हैं वो एओर्टा से सिर्फ 1/3 थिकनेस, अगर एओर्टा 3 टाइम्स थिक है तो पल्मोनरी आर्टरी वॉल जो है इट इज जस्ट 1 टाइम थिक दैट ऑफ द एओर्टा। पल्मोनरी arterial wall is 1/3 thickness of the aorta, और पल्मोनरी आर्टीरियल ब्रांचेस जो हैं पल्मोनरी ये शॉर्ट होती हैं, लेकिन उनका डायमीटर ज़्यादा होता है, और उनका डायमीटर जो उनकी काउंटर पार्ट उसके साथ उसी पल्मोनरी आर्टरी के साथ जो सिस्टेमिक आर्टरी जा रही होती है उससे उसका डायमीटर ज़्यादा होता है। पल्मोनरी आर्टरी वॉल्स की जो वॉल्स हैं वो डिस्टेंस पतली होती हैं, फैलने वाली डिस्टेंसिबल होती हैं, दैट इज वो फैल सकती हैं, एंड लार्जर, उनका डायमीटर जो है वो लार्ज होता है, और इसकी वजह से उनके जो पल्मोनरी आर्टरी का कॉम्प्लायंस है वो बहुत ज़्यादा होता है, और ये एवरेज करता है तकरीबन 7 मिलीलीटर्स पर मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 1 मिलीमीटर की राइज जो है वो 7 मिलीमीटर्स ऑफ ब्लड जो है वो अकोमोडेट करता है, एंड दिस इज सिमिलर टू एंटायर सिस्टेमिक आर्टीरियल ट्री, और अकोमोडेट, और एक जो है वो पॉइंट वो अकोमोडेट करता है एक स्ट्रोक वॉल्यूम कितना आउटपुट, जितना एक स्ट्रोक वॉल्यूम में जब एक दफ़ा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है उसमें जितना ब्लड
डिलीवर होता है वो उतना उसको उसमें अकोमोडेट होता है। अब जो पल्मोनरी वेन्स आर टू शॉर्ट टू, पल्मोनरी वेन्स भी शॉर्ट होती हैं एंड वो जो है वो इमीडिएटली अपना ब्लड जो है वो लेफ्ट एट्रियम में खाली करती हैं। उनसे जो ब्लड खाली हो निकलता है वो सीधा लेफ्ट एट्रियम में जाता है। ब्रोंकियल वेसल्स उसके अलावा होती हैं लो प्रेशर हाई फ्लो में। ये स्मॉल ब्रोंकियल आर्टरीज होती हैं, ये ओरिजिनेट करती हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन से और ये अमाउंट करती है 1 to 2% ऑफ द टोटल। इनमें जो ब्लड है वो 1 to 2% ऑफ द टोटल कार्डियक आउटपुट है। सपोजिंग अगर 5 लीटर्स कार्डियक 5 लीटर्स पर मिनट कार्डियक आउटपुट है तो ये इनमें जो है वो उसका सिर्फ 1 to 2% होगा। ब्रोंकियल आर्टीरियल ब्लड जो होता है वो ऑक्सीजनेटेड होता है, जबकि पल्मोनरी आर्टरी का ब्लड जो है इट इज पार्शियली डीऑक्सीजनेटेड, इट इज नॉट फुली ऑक्सीजनेटेड। और ये सप्लाई करता है सपोर्टिंग टिश्यू ऑफ द लंग्स को, जिसमें शामिल है कनेक्टिव टिश्यू ऑफ द लंग्स, सेप्टा एंड लार्ज एंड स्मॉल ब्रोंकाई। ब्लड आफ्टर passing through sporting tissue, blood जब sporting tissue के through pass कर जाता है, it empties into pulmonary vein and from there into the left atrium. So sporting artery से sporting tissue से blood pass करने के बाद ये pulmonary veins पे empty करता है और from pulmonary vein directly into the left atrium. It does not go to the right atrium. इसलिए the flow to the left atrium and left ventricle output is 1 to 2% greater than the right ventricular output. So चूँकि 1 to 2 ये डायरेक्टली 1 to 2% जो है ब्लड ये डायरेक्टली पल्मोनरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है, नॉट गोइंग टू द राइट एट्रियम और एनीथिंग लाइक दैट। तो जो लेफ्ट एट्रियम वेंट्रिकल से ब्लड पुश आउट होता है ड्यूरिंग सिस्टली, ये राइट वेंट्रिकुलर आउटपुट से 1 to 2% ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो ये इसमें लिम्फेटिक्स होते हैं लंग्स में और ये लिम्फेटिक्स जो हैं लंग्स के सपोर्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं और ये शुरू होते हैं कनेक्टिव टिश्यू स्पेसिस में जो सराउंडिंग कर रही होती है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को, और दे फ्रॉम देयर ये हाइलम ऑफ द लंग में जाते हैं और वहाँ से ये राइट थोरेसिक लिम्फ डक्ट में चले जाता है जो लिम्फ है। और इसमें शामिल जो ये फ्लूइड है लिम्फ फ्लूइड, इसमें शामिल होता है पार्टिकुलेट मैटर्स, छोटे छोटे मैटर्स पार्टिकल्स और प्लाज्मा प्रोटीन्स जो कि लंग कैपिलरी से लीक आउट भी होती हैं और ये इस तरह से रिमूव टिश्यूज में से रिमूव होके लिम्फेटिक्स में जाती हैं और इस वजह से जो है पल्मोनरी ओडीमा नहीं हो पाता, क्योंकि एक्सेसिव फ्लूइड जो भी है वो लिम्फेटिक के जरिए वापस सर्कुलेशन में चला जाता है। प्रेशर इन पल्मोनरी सिस्टम के डिफरेंट प्रेशर्स क्या हैं? प्रेशर इन राइट वेंट्रिकल जो है, the pressure pulse curve, the right ventricle and pulmonary artery। राइट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो अबाउट 25 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी है और डायस्टोलिक प्रेशर जो है जब डायस्टली होती है और उस तब इसका प्रेशर 0 से 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी होता है। अब प्रेशर इन द पल्मोनरी आर्टरी जो है, पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर जो है pulmonary artery का systolic pressure is equal to the pressure which is present in the right ventricle. So pulmonary artery का systolic pressure is equal to pressure of the right ventricle and pressure in the right ventricle is about 25
millimeters of mercury. यहाँ पे हम ये डायग्राम देख सकते हैं पल्मोनरी प्रेशर वेव्स. पल्मोनरी जो है वेल्व जब क्लोज होते हैं सिस्टोली के एंड पे, तो वेंट्रिकुलर प्रेशर जो है फॉल्स रैपिडली. ये ब्लैक लाइन जो है दैट इज वेंट्रिकुलर प्रेशर. जब पल्मोनरी वेल्व्स क्लोज होंगे तो ये मैक्सिमम यहाँ पे है, तो इट सडनली फॉल्स बैक टू इट्स ओरिजिनल लेवल, दैट इज 0 to 1 millimeters of mercury. जबकि ये रेड लाइन जो है दैट शोज द पल्मोनरी आर्टरी कर्व. पल्मोनरी आर्टरी का जो प्रेशर है वो स्लोली फॉल होता है, इसलिए कि पल्मोनरी फ्लो ब्लड जो है वो फ्लो कर रहा होता है थ्रू कैपिलरीज, और वो टाइम लेता है गोइंग बैक टू द इट्स ओरिजिनल लेवल. ये ऊपर वाला जो कर्व है ये ऑटिक प्रेशर कर्व है. यहाँ पे हम कंपेयर कर सकते हैं कि पल्मोनरी आर्टरी और राइट वेंट्रिकुलर का प्रेशर एज कंपेयर टू एओर्टिक प्रेशर कितना कम है, राइट. पल्मोनरी आर्टीरियल पल्सेशंस के ये डायग्राम है. सिस्टोलिक प्रेशर हम पल्मोनरी आर्टीरियल जब पल्स करती है, जब उसके प्रेशर अप एंड डाउन होते हैं, तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है दिस इज एस स्टैंड फॉर सिस्टोलिक. पल्मोनरी प्रेशर एवरेज जो होता है दैट इज अबाउट 25 millimeters ऑफ मर्क्यूरी, और डायस्टोलिक प्रेशर जो है दैट इज अबाउट 8 millimeters of mercury. S stands for systolic and D stands for diastolic. M जो है that is mean pulmonary arterial pressure, and it is about mean arterial, it is about 15 millimeters of mercury. So M stands for mean arterial pressure. Left atrium का pressure जो है we can see is about 2 to 3 millimeters of mercury. Pulmonary capillary pressure जो है, the mean pulmonary capillary pressure is about, ये pulmonary capillaries हैं, इसका pressure जो है is about 7 millimeters of mercury as we can see. और left atrium का तो हम बात कर चुके हैं. Important, it is important in fluid exchange function of the pulmonary capillaries. Low pressure की वजह से ये fluid exchange from the capillaries into the interstitial tissues वगैरह होता है. अब लेफ्ट एट्रियल एंड पल्मोनरी वीनस प्रेशर, लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर और पल्मोनरी वीनस प्रेशर जो है, हम देखते हैं कि मीन लेफ्ट एट्रियल प्रेशर प्लस pressure of the major pulmonary veins averages about 2 millimeters of mercury in recumbent position, that is in lying position. It is average is about 2 millimeters, और इसकी range जो है is between 1 millimeter of mercury to 5 millimeters of mercury. Left atrial pressure cannot be measured directly. जो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर डायरेक्टली हम मेजर नहीं कर सकते, बट इट इज एस्टिमेटेड विद मॉडरेट एक्यूरेसी बाय मेजरिंग पल्मोनरी वेज प्रेशर. पल्मोनरी वेज प्रेशर जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं? कैथेटर इंसर्ट करते हैं पेरिफेरल वेन के थ्रू, जो कि राइट एट्रियम में जाता है. राइट एट्रियम से वो राइट साइड ऑफ द हार्ट में जाता है थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, एंड वहाँ से ये पल्मोनरी आर्टरी से राइट साइड ऑफ द हार्ट से ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. पल्मोनरी आर्टरी से इसकी ब्रांचेस जो हैं, ब्रांचेस, वन ऑफ द स्मॉल ब्रांचेस, किसी एक छोटी ब्रांच में ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है. हम उसको पुश करते रहते हैं until it goes and fix in tightly in a small branch of pulmonary artery. Wedge pressure, इसको हम wedge pressure कहते हैं. Wedge pressure is measured through the catheter, जो कि हम पेरिफेरल वेन से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं,
और वेज प्रेशर जो है ये तकरीबन 5 मिलीमीटर्स ऑफ मर्क्यूरी होता है। वेज प्रेशर जो है ये लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से 2 to 3 मिलीमीटर्स ज़्यादा होता है। ऑल ब्लड फ्लो इज स्टॉप्ड। इसमें अब क्या है कि हम देखते हैं कि ब्लड फ्लो जो है वो सारा ब्लड फ्लो स्टॉप हो जाता है उस पॉइंट पे जहाँ पे वो कैथेटर वेज किया हुआ है इन द स्मॉल आर्टरी एंड द ब्लड vessels. VS stands for vessels. Extending beyond this artery make a direct connection with capillary pulmonary capillary. और ये मैंने आपको बताया कि पल्मोनरी कैपिलरी का प्रेशर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर से 2 to 3 मिलीमीटर ज़्यादा होता है। लेफ्ट एट्रियल प्रेशर जब राइज करेगा, जितना लेफ्ट एट्रियल प्रेशर राइज करेगा उतना ही वेज प्रेशर जो है वो राइज करेगा। सो अगर लेफ्ट एट्रियल प्रेशर 2 मिलीमीटर्स ज़्यादा राइज किया है तो इसी तरह वेज प्रेशर जो है वो जो उसका ओरिजिनल प्रेशर है उससे 2 मिलीमीटर्स और मर्क्यूरी ज़्यादा राइज करेगा। Measurements can be used to study changes in pulmonary capillary pressure and left atrial pressure, जो कि in congestive heart cardiac failure. Congestive cardiac failure में प्रेशर्स चेंज होते हैं और बैक प्रेशर होता है। बैक प्रेशर की वजह से लेफ्ट एट्रियल प्रेशर ज़्यादा होगा और लेफ्ट एट्रियल प्रेशर की वजह ज़्यादा होने की वजह से लेफ्ट पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो है वो ज़्यादा होगा। ब्लड वॉल्यूम्स इन द लंग में ब्लड वॉल्यूम कितना होता है, ये 450 मिलीलीटर्स होता है और ये तकरीबन 9% है टोटल ब्लड वॉल्यूम पे। टोटल ब्लड वॉल्यूम हमारे पास जो है वो 5,000 मिलीलीटर्स है और 5 लीटर्स है, तो जो लंग्स में ब्लड है वो सिर्फ उसका 9% है और इस 9% के दैट इज आउट ऑफ 450 मिलीलीटर्स 70 मिलीलीटर्स जो ब्लड है पल्मोनरी ब्लड है ये पल्मोनरी कैपिलरीज में होता है। बाकी जो ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरीज और वेन्स में होता है। सो 70 450 minus 70 we are left with 380 मिलीलीटर्स जो है वो पल्मोनरी आर्टरीज और पल्मोनरी वेन्स में होगा। अब लंग जो है इट सर्व्स एज अ ब्लड रेजर्वॉयर। ब्लड वहाँ पे ब्लड रिजर्व हो सकता है। Blood volume in the lungs can vary from half the normal, that is 450 का हाफ से लेके 900 तक ये ब्लड इसमें अकोमोडेट कर सकता है विथ नो इफेक्ट साइड इफेक्ट्स ऑन इट। और ये ब्लड जो है वॉल्यूम जो है ये फिजियोलॉजिकली भी कल हो सकता है और पैथोलॉजिकल हो सकता है। फॉर एग्जांपल जब हम फोर्सफुल एक्सपायरेट करते हैं, फोर्सफुली सांस बाहर निकालते हैं, हाई प्रेशर इज बिल्ट अप इन द लंग्स। ये जैसे कि ट्रम्पेट ब्लोज जो ट्रम्पेट ब्लो करते हैं, ये बाजे वाजे आपने देखे होंगे, उसमें जो ट्रम्पेट होता है वो जब ब्लो करते हैं तो ऑलमोस्ट 250 मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो है वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से एक्सपेल हो सकता है और वो पल्मोनरी सर्कुलेशन से एक्सपेल होके निकल के वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाता है। दूसरा जो है वो जब ब्लड लॉस होता है फ्रॉम सिस्टेमिक सर्कुलेशन बाय हैमरेज, जब कोई एक्सीडेंट हो या कोई सर्जरी हो वगैरह की वजह से ब्लड लॉस होता है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन से वो ब्लड जो है मूव करके जो आता है सिस्टेमिक सर्कुलेशन में और मैक्सिमम कॉम्पनसेट करने की कोशिश करता है ऑटोमेटिक। सो
pathological causes cardiac pathology may shift blood from the systemic circulation to the pulmonary circulation when there is left-sided heart failure. जैसे कि mitral stenosis, mitral valve incompetence में होता है. Mitral stenosis होता है कि mitral valves जो है वो stiff हो जाते हैं और वो completely close नहीं होते. Mitral valve incompetence होता है कि mitral valves जो हैं वो completely open नहीं होते हैं. So इन दोनों का result ये होता है कि there is increased resistance to the blood flow और ये blood flow जो है वो dam up हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है pulmonary circulation, excuse me, up to 100%. और ये इतनी large increase जो है pulmonary vascular pressure जो है वो rise करती है. 100% increase in pulmonary circulation will result in large increase in pulmonary vascular pressure. Now, systemic blood volume is 9 times more than pulmonary circulation. Here, pulmonary system is greatly affected while जब ये होता है तो pulmonary circulation जो है वो slightly affect होता है while pulmonary circulation जो है वो greatly affect होता है क्योंकि उसका जो है बहुत सारा blood निकल के flow out करता है into the systemic circulation. लेकिन systemic circulation पे इतना effect नहीं होता. That is because it is a very small amount as compared to its original amount of blood. अब जो blood flow through lungs and its distribution, blood flow जो है through the lungs is equal. जितना cardiac output होगा उतना ही blood flow through the lungs होगा. Therefore, जो factors cardiac output को control करते हैं वही factors जो हैं वो pulmonary blood flow को control करेंगे. Pulmonary vessels जो है वो distensible vessels चूँकि वो thin vessels होती हैं, pliable वो होती हैं, stretchable होती हैं, इसलिए वो dilate करती हैं. जब उनमें ज़्यादा blood आ जाएगा तो वो dilate कर जाएंगी, जब उनमें कम होगा तो वो narrow हो जाएंगी with increase or decrease in the pressure. Or for adequate aeration of the blood, that is adequate oxygenation, blood की oxygenation के लिए the blood must be distributed to the lung segments. वहाँ blood वहाँ उन lung के segments में distribute होना चाहिए जहाँ पे best oxygenation हो, जहाँ पे best aeration हो रही है. Decreased alveolar oxygen reduced, जब alveoli की oxygen कम होती है ये local alveolar blood flow reduce करता है और and regulates pulmonary blood flow distribution. When alveolar air oxygen falls, जब alveolar oxygen जो है fall कर जाती है to 70% of the normal, that is about 73 millimeters of mercury partial pressure oxygen, adjacent blood vessels जो होती हैं वो constrict करती हैं, सिकुड़ जाती हैं और result ये होता है कि vascular resistance in blood vessels में ज़्यादा हो जाता है और ये 5 times ज़्यादा होता है और at 5 times ज़्यादा होता है extremely low levels of oxygen में. जितना कम होगा उतना कम प्रेशर होगा. वैस्कुलर रेजिस्टेंस अगर से थोड़ा सा प्रेशर गिरा है तो वैस्कुलर रेजिस्टेंस कम होगा. अगर जितना ज़्यादा वैस्कुलर प्रेशर कम होगा उतना ज़्यादा वैस्कुलर रेजिस्टेंस होगा और एट वेरी लो वैस्कुलर प्रेशर the vascular resistance is great. अब ये जो है this is just opposite what we see in systemic circulation. Systemic circulation में जब ऑक्सीजन कम होती है
तो ब्लड वेसल्स डायलेट करती हैं, सिकुड़ने की बजाय वो फैलती हैं ताकि उनमें से ज़्यादा ब्लड जो है गुजरे और ज़्यादा जगह पे ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई हो सकती है, जबकि पल्मोनरी में इसका ऑपोजिट है, दी कॉन्ट्रैक्ट. How does this vasoconstriction is caused? Because of flow is not fully understood, but maybe low oxygen concentration stimulation release करता है vasoconstrictor substance और decrease release of vasodilator substance. या तो ये कोई vasoconstrictor low oxygen concentration या तो रिलीज करेगी vasoconstrictor substance को या inhibit करेगी vasodilator substance को, like nitric oxide. Nitric oxide is a vasodilator substance. अभी हमने देखा है suggested कि hypoxia directly induces vasoconstriction by inhibition of oxygen sensitive potassium ion channels in the pulmonary vascular smooth muscle membrane. Mechanism क्या है कि low partial pressure of oxygen ब्लॉक करेगा चैनल्स को. इन चैनल्स को कौन से? ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम आयन चैनल्स को. और ये डीपोलराइज करेगा सेल मेम्ब्रेन को. सेल मेम्ब्रेन डीपोलराइज होगा तो कैल्शियम चैनल्स जो है एक्टिवेट होंगे. कैल्शियम चैनल्स एक्टिवेट होंगे तो ज़्यादा कैल्शियम का इन्फ्लक्स होगा और दिस इंक्रीज कैल्शियम आयंस जो है वो constrict करेंगी small arteries and arterioles of the lung. Effect of hydrostatic pressure gradient in the lungs on the regional pulmonary blood flow. Hydrostatic pressure क्या होता है? You must have read previous in the lectures before कि जो जहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर पे जो है फ्लूइड जो है वो मूव करता है. अब प्रेशर इन द फुट ऑफ अ स्टैंडिंग पर्सन, क्योंकि नीचे जो है वो प्रेशर अब ऊपर से जो प्रेशर था ज़्यादा वो नीचे चला गया क्योंकि अब खड़े हैं तो ऑल द ब्लड और नॉट ऑल द ब्लड, मोस्ट ऑफ द ब्लड कूल्स डाउन टूवर्ड्स द फुट. अब प्रेशर इन द फुट ऑफ अ स्टैंडिंग पर्सन जो है इस 90 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी, जो कि हार्ट लेवल से ज़्यादा होता है. हार्ट लेवल पे जो है इससे कम प्रेशर होगा and this is because of hydrostatic pressure. Same effect occurs in the lung but to a lesser degree. Lungs में ये तो हम ऐसे जनरल बात कर रहे थे कि एक आदमी जब खड़ा होता है तो उसके पाँव में 90 मिलीमीटर्स ऑफ प्रेशर होगा जो कि हार्ट लेवल से ज़्यादा होगा और दिस इज बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर. लंग्स में भी यही कुछ होता है लेकिन लेसर डिग्री पे होता है. The lowest point in the lungs is, जो लंग का सबसे लोएस्ट पॉइंट है वो तकरीबन 30 सेंटीमीटर्स नीचे है हाईएस्ट पॉइंट. और सो द प्रेशर इज 20, प्रेशर डिफरेंस जो है वो 23 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी का होगा. दैट इज पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर जो है इन एपेक्स वो 15 मिलीमीटर्स कम होता है हार्ट लेवल से. एंड जो लोवेस्ट पॉइंट पे प्रेशर है वो 8 मिलीमीटर्स ज़्यादा होता है हार्ट प्रेशर से. सो वी कैन सी दैट हार्ट प्रेशर से ये ग्राफ है हमारे पास पोजिशनल चेंज की. दिस प्रेशर चेंजेस हैव great effect on different areas of the lung in standing position at rest. जब standing position में rest में है the level of the blood flow per unit of the lung is least at the top, that is at the apex. ये at the top आप देख सकते हैं यहाँ पे blood flow जो है सबसे कम है और जैसे जैसे हम lungs में ऊपर move करेंगे middle में इससे ज़्यादा हो जाता है as we can see here. और जब बॉटम पे हम पहुंचते हैं बॉटम ऑफ द लंग्स पे it increases to its maximum. And
बॉटम ऑफ द लंग्स पे एज कम्पेयर इट इज ऑलमोस्ट 5 times मोर देन दैट एट द टॉप ऑफ द लंग. ठीक है, we can see here top of the lung पे है, that is at the bottom of the lung, or this is 5 times more than the uh, at the top of the blood flow top at the top of the lung. अब lungs जो है वो 3 zones में हम divided है. Why is this pressure difference? ताकि हमको ये पता चले कि pressure difference क्यों है. Zone 1, 2 and 3 of pulmonary blood flow, pulmonary capillaries are distended by blood pressure inside पल्मोनरी कैपिलरीज जो डिस्टेंट हुई है वो जो उसके अंदर ब्लड प्रेशर है, जो प्रेशर है उसकी वजह से डिस्टेंटेड है. और लेकिन एट सेम टाइम जो बाहर की एयर है इट कॉम्प्रेसेस, इसके ऊपर प्रेशर डालती है फ्रॉम द आउटसाइड बाय द एल्वियोलर एयर. एनी टाइम द लंग एल्वियोलर, जब कभी भी लंग एल्वियोलर प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है मोर देन कैपिलरी ब्लड प्रेशर, तो उसकी वजह से बाहर से जब दबाव ज़्यादा होगा तो कैपिलरीज आर गोइंग टू क्लोज और देयर वुड बी नो ब्लड फ्लो. 3 possible zones of the lung in physiological or pathological condition are: number 1 is zone 1. Zone 1 में no blood flows during any portion, cardiac cycle के किसी portion पे भी blood flow नहीं हो रहा through alveolar capillaries. क्योंकि लंग के इस हिस्से में किसी भी उसकी वजह से जब जो प्रेशर है वो एल्वियोलर एयर प्रेशर से ज़्यादा नहीं होगा, इसलिए कैपिलरीज नहीं खुलेंगी, दे आर कंस्ट्रिक्टेड और ब्लड डज नॉट फ्लो. जैसे कि दिस इज जोन 1, यहाँ पे हम देख सकते हैं दिस इज आर्टरी, दिस इज वेन, और ये पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी एल्वियोलर पर रीजन है. इसका जो प्रेशर है इट इज मोर देन पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर, और so it is constricted and there is no blood. फिर हमारे पास zone 2 है. zone 2 intermittent blood flow only during the peaks of the pulmonary artery pressure, because जब systolic pressure peak पे होता है तब इसमें से blood flow होगा और ये blood flow जो है जब सिस्टली होती है ये इसका जो प्रेशर है इट इज ग्रेटर देन the pulmonary alveolar pressure, so the blood flows through it. ठीक है. और लेकिन जब डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो जो होता है, जब डायस्टली होता है उसका प्रेशर फॉल कर जाता है और वो प्रेशर जो होता है वो पल्मोनरी एल्वेओलर प्रेशर से कम होता है. सो द कैपिलरी विल बी क्लोज्ड और कंस्ट्रिक्टेड, सो देयर विल बी नो ब्लड फ्लो. सो सिस्टली में ब्लड फ्लो होगा, डायस्टली में ब्लड फ्लो नहीं होगा. और ये इंटरमिटेंट हो गया, दैट एक दफ़ा होता है एक दफ़ा में नहीं होता है. So this is zone 2 blood flow. Then we have zone 3 blood flow. Zone 3 में जो ये नीचे है इसका ऑलरेडी 8 मिलीमीटर्स ऑफ प्रेशर जो है वो जाता है, और जब सिस्टली में कार्डियक सिस्टली होती है तो इसका प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है. इवन डायस्टली में भी इस जोन में जो कैपिलरी प्रेशर है वो पल्मोनरी एल्वियोलर एयर प्रेशर से ज़्यादा होगा. सो दोनों टाइम में एल्वियोलर एयर प्रेशर से ये कैपिलरी प्रेशर ज़्यादा है. सो देयर इज कॉन्टिन्यूस ब्लड फ्लो थ्रू द कैपिलरीज. नॉर्मली जो लंग है उसके सिर्फ टू जोन्स होते हैं, जोन 2 और जोन 3. जोन 2 जो है वो एपेक्स पे होता है जहाँ पे इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो होता है, दैट इज सिस्टली में वहाँ पे ब्लड फ्लो पहुँचता है क्योंकि उसका
कैपिलरी प्रेशर जो है वो एल्वियोलर प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है, तो इससे वहाँ पे ब्लड को जाता है, और लेकिन डायस्ट्री में कैपिलरी प्रेशर कम हो जाता है, सो एल्वियोलर प्रेशर से सो कैपिलरीज जो है कंस्ट्रिक्ट करती हैं एंड देयर इज नो ब्लड। जोन 3 जो है वो बेस पे होता है, और जैसे हमने बात की कि उसमें कॉन्टिन्यूस ब्लड फ्लो होता है। जोन 2 in upright position, खड़े पोजीशन में pulmonary artery pressure at the lung apex is about 15 millimeters of mercury less than the pressure at the heart level. So it is about 10 millimeters, 25 millimeters इसका at the lung level है, heart level है, तो उसमें से 15 minus करके we are left with 10 millimeters of mercury, और ये सिस्टोलिक प्रेशर है। डायस्टली में इतना प्रेशर नहीं होता है, इसलिए डायस्टली में ब्लड फ्लो नहीं होगा एपेक्स में। और ये जो 15 मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से ये डिफरेंस आता है। दिस 10 millimeter is more than the zero alveolar pressure, which results in continuous blood flow during cardiac systole, but during diastole, 8 millimeters of diastolic pressure at the heart level is not enough to push the blood to 15 millimeters of mercury hydrostatic pressure. So pressure gradient, or that is why diastolic capillary flow में इतना प्रेशर नहीं होता है कि वो कॉम्बैट कर सके एल्वियोलर प्रेशर को, सो देयर इज नो एपिकल ब्लड फ्लो, दैट इज इंटरमिटेंट ब्लड फ्लो, एंड दैट इज जोन 2। जोन 2 जो है वो एक्सटेंड करता है फ्रॉम द एपिक्स ऑफ द हार्ट, एपिक्स ऑफ द लंग्स टू द मिड ऑफ द हार्ट लेवल, from mid heart level to the apex of the lung, or other way around. In lower region of the lungs, 10 centimeters above is 10 centimeters above the heart to the bottom of the lung, pulmonary arterial pressure जो है during both systole or diastole remains more than zero alveolar pressure, or that's why there is continuous blood flow through the alveolar capillaries. And this is zone 3 blood flow in lying. अब जब इंसान लेटा हुआ होता है तो ब्लड फ्लो जो है इन अ नॉर्मल पर्सन इज इन जोन 3 में भी ब्लड फ्लो हो रहा होता है, क्योंकि नॉर्मली जो ब्लड लंग्स के सारे पार्ट्स हैं दे आर एट द लेवल ऑफ द हार्ट। सिर्फ ये होता है कि कभी जो बैक पोर्शन है, पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ द लंग, उसमें थोड़ा सा हाई प्रेशर ज़्यादा हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। जोन 1 ब्लड फ्लो जो होता है इज नॉट प्रेजेंट अंडर नॉर्मल कंडीशन। जोन 1 का ब्लड फ्लो हमेशा एबनॉर्मल कंडीशंस में होगा। नो ब्लड फ्लो जोन 1 में, जैसे हम वी नो कि देयर इज नो ब्लड फ्लो एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कार्डियक साइकिल, ना सिस्टली में ना ही डायस्टली में। और ये सेकेंडली जो है देयर इज नो ब्लड फ्लो एट द टाइम ड्यूरिंग जैसे पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर इज टू लो। सेकेंडली एल्वियोलर प्रेशर जो है, एक तो सिस्टोलिक प्रेशर जो है वो बहुत लो होता है, इसलिए पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वो क्लोज्ड है। और एल्वियोलर प्रेशर जो है, सेकेंडली एल्वियोलर प्रेशर इज टू हाई, जिसकी कंप्रेशन की वजह से कैपिलरीज क्लोज होती हैं, कंस्ट्रिक्ट होती हैं, और दे डोंट अलाउ द ब्लड फ्लो। Instances when blood flow of zone 1 is when there is the zone 1 blood flow, it occurs in an upright person breathing against a positive air pressure। जब अगेंस्ट पॉजिटिव एयर प्रेशर के अगेंस्ट इंसान ब्रीथ कर रहा होता है, सो दैट एल्वियोलर
इंट्रा एल्वियोलर प्रेशर जो है वो एटलीस्ट 10 मिलीमीटर ज़्यादा होता है पल्मोनरी सिस्टोलिक प्रेशर से, और इस वजह से pulmonary capillaries are constricted and there is no blood flow. In an upright, secondly, in an upright person whose pulmonary systolic arterial pressure is exceedingly low, systolic pressure बहुत ही low है जिस इंसान में, as much अगर आफ्टर स्फीयर हेमरेज के बाद ये होता है कि जो जैसे कि हमने बात की कि कॉम्पनसेट होने के लिए जो लंग वॉल्यूम है वो शिफ्ट हो जाता है टू द सिस्टेमिक फ्लो टू कॉम्पनसेट, इसलिए जो कैपिलरी पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर है वो बहुत लो हो जाता है। अब इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज क्या होता है, और ये सब पार्ट्स ऑफ द लंग्स पे होता है, एज वी कैन सी इन दिस डायग्राम figure. The vascular pressure rises in all parts throughout, that is top, mid and bottom, and और जहाँ पे एपिसिस भी जो हैं वो भी जोन 2 और 3 में कन्वर्ट हो जाती हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में हार्ट रेट ज़्यादा होगा, ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा, सो मोर ब्लड गोइंग टू द लंग्स और more pulmonary capillaries being opened, or up to even the lung capillaries, pulmonary capillaries at the top are open and blood is flowing through them. Increased cardiac output during, और ये जो increase है ये 4 to 7 fold होता है, और during exercise, और ये ज़्यादा जो एक्स्ट्रा ब्लड है ये अकोमोडेट कैसे होता है, या तो जो नंबर ऑफ कैपिलरीज हैं वो ज़्यादा ओपन हो जाती हैं, जो पहले ओपन नहीं थी वो जब ज़्यादा ब्लड आता है तो वो भी ओपन हो जाती हैं, और वो 3 टाइम्स द नॉर्मल ज़्यादा हो जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। सेकेंडली, जो ब्लड कैपिलरीज हैं वो ना सिर्फ ओपन होती हैं बल्कि डायलेट भी हो जाती हैं, डिस्टेंट भी, सो उस पर ज़्यादा ब्लड जो है वो अकोमोडेट हो सकता है, और ये डायलिटेशन ऑफ द ब्लड पल्मोनरी कैपिलरीज इज 2 times the original. Thirdly, increasing the pulmonary arterial pressure जो है वो increase कर जाता है। पहले दो जो चेंजेस हैं उनकी वजह से पल्मोनरी डिक्रीज पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जैसे क्योंकि अब एक तो नंबर ऑफ पल्मोनरी कैपिलरीज ज़्यादा हो गई हैं, सेकंड में पल्मोनरी कैपिलरीज जो है वो डायल्यूट हो गई हैं, इसलिए पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाता है, और यहाँ बहुत स्लाइट राइज होती है इन वैस्कुलर रेजिस्टेंस। अब lungs can accommodate greatly increased blood flow without increasing pulmonary arterial pressure, और इसकी वजह से हार्ट के ऊपर जो है राइट हार्ट पे बर्डन नहीं पड़ता, और जब बर्डन नहीं पड़ेगा तो इट इज गोइंग टू सेव द एनर्जी ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी ऑफ द राइट हार्ट। ये दूसरा ये जो इंक्रीज अकोमोडेशन ऑफ द लंग है, ये प्रिवेंट सिग्निफिकेंट राइज इन पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर। जब पल्मोनरी कैपिलरी प्रेशर जो है बहुत राइज नहीं होगा तो इट विल प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ पल्मोनरी ओडीमा, सो पल्मोनरी ओडीमा नहीं होगा। फंक्शंस ऑफ पल्मोनरी सर्कुलेशन व्हेन left atrial pressure, when left atrial pressure rises as a result of left-sided heart failure, और जब हार्ट फेलियर होगा लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर तो 6 millimeters of mercury से even small change in left atrial pressure has no effect on the pulmonary circulatory function.
but it opens the pulmonary venules, open more capillaries, blood flows with equal ease from the capillary arteries. In left-sided heart failure, blood dams up into the left atrium और उसकी वजह से लेफ्ट एट्रियल प्रेशर राइज करेगा फ्रॉम 1 to 5 millimeters of mercury और जब 40 to 50 millimeters of mercury तक चल जाएगा राइज ऑफ up to 7 millimeters हमने जैसे कहा 7 milli small rise has little or no effect on the pulmonary circulation. Left atrial pressure जब 7 to 8 millimeters से ज़्यादा होगा it will create rise in pulmonary arterial pressure which is associated with increased load on right heart and increased capillary pressure of the same degree. और जब arterial pressure rise करेगा for more than 30 millimeters of mercury, there is similar increase in pulmonary capillary pressure or pulmonary edema is going to result. Now, जब pulmonary edema हो जाता है due to increase in pulmonary capillary pressure rise, so what the fluid then squeeze out out of the capillary pores or into the interstitium and pulmonary interstitium, and so the pulmonary more fluid is there, so pulmonary edema develops. So the pulmonary edema occurs when there is any factor which increases. Causes of pulmonary edema, जब कोई भी factor which increases fluid filtration out of capillaries, जब pulmonary capillary pressure rise करेगा जैसे और any factor जो के impede जो stop करेगा pulmonary lymphatic functions को कि pulmonary lymphatic functions जो है वो effect हुए हैं and cause the pulmonary interstitial fluid pressure to rise क्योंकि pulmonary fluid जो है अब वो through lymphatics drain नहीं हो रहा है, so pulmonary interstitial fluid pressure rises from the negative range to the positive range, and this will cause rapid filling of pulmonary interstitial spaces and alveoli, interstitial spaces and alveoli with large amounts of free fluid. Pulmonary edema के causes, number one is left-sided heart failure and mitral valve disease. Mitral valve disease में दोनों हो सकती है, mitral stenosis, mitral incompetence. दोनों जो left-sided heart failure और mitral valve disease दोनों जो है दोनों चीज़ें increase करेंगी pulmonary venous pressure and pulmonary capillary pressure. जब ये दोनों increase venous pressure और capillary pressure increase करेंगे तो there is flooding of the interstitial जो capillary pores है उनमें से fluid जो है वो pour out करेंगे into the interstitial spaces और alveoli में. Secondly, pulmonary blood capillary membrane किसी वजह से damage हो जाता है by infections such as pneumonia या breathing noxious substances, dangerous substances जब कोई breathe करेगा जैसे कि क्लोरीन गैस है या सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, तो इनका कैपिलरी पल्मोनरी कैपिलरी मेम्ब्रेन जो है डैमेज हो जाएगा. जब डैमेज होगा तो वहाँ से रैपिड लीकेज होगी प्लाज्मा प्रोटीन्स की और फ्लूइड्स की इनटू द कैपिलरीज और आउट ऑफ द कैपिलरीज होगी और इनटू द लंग इंटरस्टिशियल स्पेसेस में और लंग एल्वियोलाई. अब रैपिड डेथ हो सकती है इन पर्सन विद एक्यूट पल्मोनरी एडिमा. अगर किसी पर्सन में पल्मोनरी एडिमा बहुत एक्यूट बहुत
अचानक और तेज जिसे डेवलप होता है when तो क्या होगा, उसकी पल्मोनरी उसकी वजह से रैपिड डेथ हो सकती है इंसान की। when pulmonary capillary pressure rises even slightly above the safety factor, एक safety factor होता है that is -4 millimeters of mercury. Lethal pulmonary above the safety factor level, it is going to result in lethal pulmonary edema, or this edema can occur within hours or sometimes even within 20 to 30 minutes if the capillary pressure rises 20 to 30 millimeters of mercury. Above the safety level, the safety factor level, जो कि safety factor level है -4 millimeters और इससे 25 to 50 millimeters ज़्यादा होगा और suddenly होगा, that is within an hour or 20 to 30 minutes, so it can result in death of the person. Thus, in acute, like acute left-sided heart failure, जिसमें pulmonary capillary pressure occasionally does rise to 50 millimeters of mercury, and death may ensue, may occur in less than 30 minutes as as a result of acute pulmonary edema. अब हमारे पास नेक्स्ट जो है फ्लूइड इन प्लूरल कैविटी, ये तो हम पढ़ रहे थे पल्मोनरी एडिमा, जब फ्लूइड और प्लाज्मा प्रोटीन्स कलेक्ट होती हैं इन इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड एल्वेओलाई, दैट इज पल्मोनरी एडिमा. अब फ्लूइड जब प्लूरल कैविटी में फ्लूइड कलेक्ट होता है उसको हम प्लूरल एफ्यूजन कहते हैं. A thin layer of mucoid fluid lies between parietal and visceral pleura. आपने lungs में पढ़ा होगा कि lungs are covered with a thin membrane. It has a parietal surface and a visceral surface. Visceral surface वो होती है जो lungs के ऊपर होती है, parietal surface वो होती है जो बोनी केज के साथ होती है. और लंग्स जो है इस कैविटी में के तो जो थिन लेयर्स ऑफ मेम्ब्रेन है, इनके दरमियान थिन लेयर ऑफ म्यूकोइड फ्लूइड होता है, और ये म्यूकोइड फ्लूइड होता है फॉर द इजी मूवमेंट ऑफ द लंग्स जब हम ब्रीथ कर रहे होते हैं. फॉर इंस्पायरेशन, जब इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन में लंग्स ऊपर नीचे साइड साइड मूव करती हैं, तो उसकी इजी मूवमेंट के लिए दिस फ्लूइड म्यूकोइड फ्लूइड इज प्रेजेंट देयर. Pleural membrane जो है, it is a porous mesenchymal serous membrane through which small amounts of interstitial fluid जो transute करता है, निकलता है continuously into the pleural space. जो दो layers के दरमियान space है उसमें ये fluid जाता है. ये fluid contains, this fluid contains, इस फ्लूइड में क्या क्या होता है, टिश्यू प्रोटीन्स होती हैं जो कि इसको म्यूकोइड कैरेक्टरिस्टिक देती हैं और इसके हेल्प करती हैं लंग्स को इजी मूव करने के लिए, स्लीपेज के लिए. नॉर्मल फ्लूइड अमाउंट इन ईच प्लूरल कैविटी इज वेरी स्लाइट, बहुत कम होती है, ओनली few milliliters. Whenever fluid becomes even slightly more, excess is pumped out away by the lymphatic opening directly into the pleural cavity. जो जब जरा सा भी फ्लूइड ज़्यादा होता है तो जो एक्सेस फ्लूइड है वो लिम्फेटिक वेसल्स जो इसमें होते हैं उसमें से डायरेक्टली जो है प्लूरल कैविटी में से ये लिम्फेटिक प्लूरल कैविटी में होती हैं. ये मीडियास्टिनम में ड्रेन आउट होता है, superior surface of the diaphragm पे ड्रेन आउट होता है, और lateral surface of the parietal pleura पे, parietal pleura के जो बाहर की surface है उसपे भी ड्रेन होता है. Therefore, pleural space is called potential space.
बहुत थोड़ी स्पेस जो है प्लूरल स्पेस होती है, इसलिए हमको जस्ट इट्स अ स्पेस, इसको हम पोटेंशियल स्पेस कहते हैं। अब नेगेटिव प्रेशर इन प्लूरल फ्लूइड होता है, नेगेटिव प्रेशर इन नॉर्मल प्लूरल स्पेस keeps the lung expanded. This negative pressure is because of pumping of the fluid from the space by the lymphatics. Basis of negative, or this is basis of negative pressure in almost all the tissues of the body, tissue spaces of the body. Normal collapse tendency of the lungs is about 7 -4 millimeters of mercury. इससे ज़्यादा प्रेशर होगा, दैट इज -5 -3 -6 so lungs will collapse. Pleural fluid pressure must always be at least negative as negative as -4 millimeters of mercury, so that lungs can be kept expanded. अगर ये इससे कम होगा तो lungs are going to suffer. Actual pleural pressure जो है is about -7 millimeters of mercury, which is few millimeters of mercury more negative than the collapse pressure of the lungs. Collapse pressure हमने बताया है of the lungs is -4 millimeters of mercury, लेकिन pleural pressure जो है it is much is more few millimeters more than that is -7 4 6 की बजाय -7 millimeters, that is -3 millimeters more than the actual flash pressure of the lungs. That's why the normal lungs are pulled against the parietal pleura of the chest cavity, except a thin layer of fluid acting as a lubricant. Pleural effusion जो है is a collection of large amounts of free fluid in the pleural space. Pleural effusion, that is edema of the pleural cavity, is caused by number one, blockage of lymphatic drainage from the pleural cavity. जब lymphatic drainage जो है वो proper नहीं हो रही है या नहीं हो रही है pleural cavity से, तो जो fluid है वो pleural cavity में collapse हो जाएगा. So block जब होंगे drainage तो it's going to result in pleural effusion. Secondly, cardiac failure जो है it increases greatly increases high peripheral and pulmonary pressure, which results in great transudation, बहुत ज़्यादा flow out transudation निकलना of the fluid into the pleural cavity. Thirdly, greatly reduced plasma colloidal osmotic pressure that results in excessive transudation of the fluid करेगा into the pleural cavity. Number 4, किसी भी किस्म की infection or any other cause of inflammation of the pleural cavity like tuberculosis or cancers, ये सब जो हैं ये इंक्रीज करेंगे probability of the capillary membrane, जो rapidly कम करेगी plasma proteins or fluid into the cavity or resulting in pleural effusion. So that is for today, and we'll see next time what we have to do. Thank you so much. Allah.